हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप सीधा याद रखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। ठीक है ना। एन यहाँ पे क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन किसे रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और एफ जो है 1 फैरड इज इक्वल टू 96500 कूलम, ये कांस्टेंट होता है। अब ये जानते हैं वैल्यू कहाँ से आती है, 1 फैरड का मतलब समझते हो। देखो 1 फैरड का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझिएगा। 1 फैरड का मतलब है 1 फैरड इज इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फैरड का मतलब क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम नाम क्या देते हैं, 1 फैरड नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब 1 मोल इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एवोगैड्रो, यही तो रहेगा, यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखा है कि 1 फैरड इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अच्छा, अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.02। तो टोटल जो हम निकालेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो क्या करोगे, पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू कितने से कर देंगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब ये किस में हो चुका है, कूलम में। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स में आता है 96500। तो ठीक है ना। तो ये समझ रहे हो 1 फैरड में कितना कूलम होता है, 1 फैरड एक बड़ी यूनिट है, उसमें कितने कूलम होगा, चार्ज 96500। आता कैसे, 1 फैरड का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ये तो इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, कितना निकल के आएगा, 96500। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हुई। ठीक है ना। तो F का मतलब क्या हो गया, 96500 फिक्स रहेगा ये 1 मोल के लिए। और N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पिछली क्लास मैंने बताया था, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मीनिंग मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, कि टेम्परेचर शुड बी टेकन 298 केल्विन, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोल, यानी उसका कंसंट्रेशन मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर प्रेशर दे रखा है तो 1 बार होना चाहिए। तो जब इसको फॉलो करता तो उसमें हम लिख देते हैं ई नॉट, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। तो तब अगर रिलेशन निकालेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन ई नॉट एफ। अगर स्टैंडर्ड गिब्स, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, इसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। और ये डेल्टा जी किसी भी टेम्परेचर पर है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस एन ई एफ, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई। अगर उसके ऊपर नॉट लगा दिया, इसका मतलब उसको क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ रहे, एफ का मतलब पता ही चल गया, 96500, ये कांस्टेंट रहेगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसके बाद देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, देखो हम लोग थर्मोडायनामिक में पढ़ते हैं, अगर किसी रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव, कैसी है, पॉजिटिव, तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर किसी के लिए, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, तो वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, यानी वो रिएक्शन रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होगी,
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है, कैसी आती है, 0, तो इसका मतलब ये रिएक्शन किसमें, इक्विलिब्रियम में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा और प्रोडक्ट से क्या बन रहा होगा, रिएक्टेंट बन रहा होगा। ध्यान सुनो, किसी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या जरूरी है कि डेल्टा जी कैसा होना चाहिए उसका रिएक्शन, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन क्या है, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ, ये रिलेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ, ठीक है ना। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी को निगेटिव होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी अगर आपको चेक करनी है तो डेल्टा जी से आप चेक करिएगा। अगर आप डेल्टा जी नॉट से चेक करते हो तो वो क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा। हमेशा जो स्पॉन्टेनिटी है वो डेल्टा जी पे डिपेंड करती है, या वो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कंडीशन दे तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी चीज, अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसा होना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ए। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो रिएक्शन रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। अच्छा, अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसकी कंडीशन होती है कि डेल्टा जी उसमें कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी कैसा हो, पॉजिटिव हो। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा रह रहा होगा, निगेटिव रहेगा। क्लियर, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमसे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पूछ रहा है तो डेल्टा जी तक हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। अगर रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब उसका डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, दैट मीन्स वो रिएक्शन कैसा हो रहा होगा, स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। अगर किसी का डेल्टा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्शन का सेल का मान लीजिए नेगेटिव आ जाता है तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे इस तरीके से देखो, एक रिएक्शन दिया गया Zn प्लस 2 और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है कॉपर के साथ और यहाँ बनता है Cu प्लस 2 और Z। बोला जाए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है Zn प्लस 2 से Zn का ये वैल्यू है -0.76, ये कांस्टेंट होती से याद रखने की जरूरत नहीं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का जो है ये है +0.34, ये कांस्टेंट है, इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो ये कॉपर किस में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, और Zn किस में जा रहा है, इसको देखो ऐसे लिख लो, वैसे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई के ई सेल के हिसाब से लगा सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड से, लेकिन आप आदत डालो सेल रिएक्शन बनाने की। देखो ये Cu जो है, Cu प्लस 2 में जो है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। और अगर हम उसकी बात करें जिंक की तो Zn प्लस 2 से किस में जा रहे हैं, Zn में जा रहे हैं, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, नीचे वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, प्लस, लेकिन यहाँ +2 से 0 में जा रहे हैं, यहाँ पे कैसे चल रहे हैं, 0 से प्लस, उल्टा दिया गया ना। हमने बताया था पिछली क्लास में कि अगर रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये 0 से किस में चल रहा है, +2 में, यहाँ पे क्या लिख रखा है, उल्टा दिया गया, तो साइन इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये देखो +2 से 0, यहाँ पे भी क्या है, +2 से 0, तो इसका साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड, उधर किधर है, प्रोडक्ट साइड। अब इसको जब हम ऐड करेंगे Zn प्लस 2 Cu, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Zn प्लस Cu प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये -1.1110, ये वोल्ट में है सारा, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन कैसी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। यहाँ उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो जिसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए वो रिड्यूस होना चाहिए, और जो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है उसको क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। समझ रहे हो ना, उल्टा हो रहा है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन का, जब किसको कैसा होना पड़ेगा, रिडक्शन का काम करना पड़ेगा। और ये कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका डेल्टा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया।
अब इस फॉर्मूले को हम जब अप्लाई करेंगे -NEF वाला, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स डेल्टा जी इज पॉजिटिव और रिएक्शन वो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इस बात से समझ रहे होगे कि डेल्टा जी को नेगेटिव रखने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब पॉजिटिव रहेगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। देखो ना, ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ रहे हैं -NEF, अगर ये चीज पॉजिटिव रहेगी तभी तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस वही है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव हो। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स एनर्जी, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब देखो, इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम है, नर्स्ट। देखो 11th क्लास में नर्स्ट इक्वेशन, 11th क्लास में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा गिब्स थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस टी 2.303 RT log Q। Q जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अब देखो जरा इसको समझो थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा, -NEF। और इसी तरीके से अगर हम डेल्टा जी नॉट निकालेंगे तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ई नॉट हो जाएगा और NF तो वही रहेंगे। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब डेल्टा जी की जब वैल्यू रखोगे यहाँ तो ये क्या आएगा, -NEF। यहाँ डेल्टा जी की जगह पे, डेल्टा जी नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, -NE0F प्लस 2.303 RT और लॉग यहाँ पर क्या हो गया, Q। ठीक है। अब क्या करो, इसमें NF से -NF से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। किसे डिवाइड कर रहे हैं, -NF से डिवाइड कर दो। ठीक, तो जब -NF से डिवाइड करोगे बोथ साइड, यहाँ पर लिखेंगे -NF इज इक्वल टू -NE0F डिवाइडेड बाई -NF। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है ना तो दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। 2.303 RT log Q डिवाइडेड बाई -NF। ठीक, देखो -NF से जब NF कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, E। यहाँ पर क्या बचेगा, E0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 2.303 RT log Q अपॉन NF रहेगा ना, ये प्लस माइनस तो माइनस हो चुका है, और यहाँ पर log Q को थोड़ा इस तरीके से लिखो, ठीक है ना। log Q, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये आपका जो रिलेशन आया है इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम देते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, ठीक है, कितना है, F की वैल्यू अभी आपको पढ़ाई थी मैंने 96500, क्या रहा ये, कूलाम रहा। N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक, ये सारा वैल्यू जब इसमें रखेंगे। अच्छा, लॉग क्यू क्या है, दरअसल लॉग क्यू को हम रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो ये सारे वैल्यू उठा करके कहाँ रखेंगे, ये एफ है, ये आर है, ये टी है, इसकी जगह पर जब रखेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303, इसको हटा देते हैं, ये पूरी जब वैल्यू रखोगे जाएगा 0.0591 अपॉन N। अब देखिए क्या क्या रहा, हमने F की जगह वैल्यू पुट की है और T की जगह वैल्यू पुट की है, R की जगह वैल्यू पुट की है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log Q, और Q क्या हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये एक नर्स्ट इक्वेशन का दूसरा फॉर्मूला है जिसमें आप डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन से बचे। N यहाँ पर क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज और सुनो,
अगर इस वाले फॉर्मूले में चले, इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरीके से कर लिख देते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, ये तो कांस्टेंट रहेगा ई नॉट, है ना, ये कांस्टेंट, ये तो वैल्यू हमें दी जाएगी। 0.059 ये भी कांस्टेंट है, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो ई है ये किससे रिलेट रहा करेगा, लॉग क्यू से। लॉग क्यू अफेक्टेड रहेगा किससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये तो फिक्स है। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो रिएक्शन में फिक्स रहेगा। लेकिन क्यू किससे रिलेटेड रहा करेगा, ई से। ई के कन्वर्जन से लॉग क्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, लॉग क्यू के कन्वर्जन से ई पे पड़ेगा। क्लियर। तो ये पूरा क्या निकल गया, इसी को हम नाम क्या देते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम देंगे, नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखो सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल को कैसे बनाते हैं। जरा एक बार फिर से देखो, इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। नर्स्ट इक्वेशन, ये रिलेशन आपने 11th में पढ़ रखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एन ई एफ, पिछले रिलेशन में पढ़ा था। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, माइनस एन एफ से क्या करा, डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने लिखा, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन, एफ की वैल्यू कितनी होगी 96500, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये वैल्यू जब उठा करके आप यहाँ पर पुट करोगे तो फिर उसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा 0.0591, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इफ कंपोनेंट आर इन सेम फेजेस, दोनों की फेजेस कैसी है, सेम, दे आर सेपरेटेड बाय, इसे कॉमा से ऐसे सेपरेट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिख करके आ जाए Fe+2 और लिखा है एक्वस, और आगे लिखा है उसी सेल में Fe+3 एक्वस, तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक कॉमा इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से सेपरेट कर। कब मैं बता रहा हूँ इसको, जब इनकी सभी की फेस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब। अगर दोनों सॉलिड में है तो फिर दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ कंपोनेंट आर डिफरेंट फेसेस दे आर सेपरेटेड बाय, तब हम इसे वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख करके आ जाता है कॉपर सॉलिड, और इधर लिख के आता है Cu+2 एक्वस, राइट। तो फिर इसके बीच में क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन लिख देंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मान लो एक चीज आप, अब ये तो जैसे एक सॉलिड में, दूसरा मान लीजिए दे दिया जाए आपको प्रेशर दे दिया जाए उसका, मान लो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, दोनों के पीसेस अलग अलग हो, गैसेस फॉर्म हो गए तभी तो प्रेशर दिया गया हो, तो भी उनके बीच में क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एक टर्म आएगा एनोड का और एक टर्म किसका आया करेगा, कैथोड का। क्योंकि जब भी कभी कोई सेल बनता है तो उसमें 2 हाफ सेल रहेंगे, एक एनोड का काम करेगा और एक किसका काम करेगा, कैथोड। ये वैसे गैल्वेनिक सेल में हमने आपको बताया। तो देखो गैल्वेनिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, Zn, ये रहा सॉलिड, ये क्या हो गया Zn+2, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, एक्वस। यहाँ 2 वर्टिकल लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को, और यहाँ लिखा हमने Cu+2 एक्वस, और यहाँ पर क्या लिख दिया, Cu सॉलिड। हो सकता है इसका कंसंट्रेशन दिया जाए, जो भी दिया जाएगा देने दो। हमेशा याद रखना ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन, 0 से किस में जा रहा है, +2 में। ये एलिमेंट्री फॉर्म में इस पे चार्ज कितना है, 0। ये एलिमेंट्री फॉर्म में कितना चार्ज है, 0। ये Cu+2 से किस में जा रहा है, 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो वर्क किसका करेगा, एनोड का। किसका करेगा, एनोड का। और अगर रिडक्शन होगा तो वो वर्क किसका करेगा, कैथोड का। तो हमेशा रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इस साइड आपके लिए क्या हो रहेगा, ये इस साइड कैसा रहेगा, एनोड, और इस साइड क्या रहा करेगा, कैथोड। हमेशा याद रखना। ठीक, मैं इसको थोड़ा ट्रिक से बता दे रहा हूँ, इसको ऐसे याद रख लो, नॉन आरसी। नॉन आरसी का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ये हमारे लिए राइट है और ये क्या हो रही है, लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन वाला वर्क किसका करेगा, देखो लेफ्ट साइड क्या है, ऑक्सीडेशन, और वर्क किसका करेगा, एनोड का। तो ये याद रखना।
लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और वो किसका वर्क करेगा, एनोड का। राइट साइड क्या होगा, रिडक्शन, और वो वर्क किसका करेगा, कैथोड। कोई दिक्कत, हमेशा इसको ऐसे रिपीट ऐसे बनाएंगे। क्लियर, बात समझ गए होगे। ये इनका मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज। कैथोड हमेशा किधर रहा करेगा, राइट साइड रहेगा। राइट साइड हमेशा कैथोड रहेगा, वर्क किसका करेगा, रिडक्शन। लेफ्ट साइड, ये हम किस में बता रहे हैं, जब हम कोई सेल बनाने को आ जाए, बोला जाए एक सेल, गैल्वेनिक सेल ही बनाने को, मान लीजिए इसी सेल बनाने को आ जाए, तो कैसे इस सेल को बनाओगे आप बताओ। इधर आपके लिए क्या हो रहा है, ये राइट साइड है, तो इधर पे क्या करोगे आप, Cu+2 का सॉल्यूशन लोगे और इसमें कॉपर की रॉड को डिप कर दोगे, और इस साइड क्या करोगे, जिंक लोगे और इसी में जिंक की रॉड को डिप कर देंगे, और दोनों को एक पोटेंशियोमीटर या गैल्वेनोमीटर से ऐड कर देंगे, और दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज डाल देंगे। तो ये रहेगा, ये बन गया हमारा गैल्वेनिक सेल। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या बताया, इफ कंपोनेंट आर इन सेम फेजेस, दोनों की फेजेस सेम है, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक कॉमा लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमा। जैसे मान लीजिए दिया जा रहा है कि Cu+2 सॉलिड, सॉरी Cu+2 एक्वस, और यहाँ लिखा है Cu+1 एक्वस। तो दोनों के बीच में, अब दोनों की फेसेस एक हैं, तो फिर दोनों की फेसेस जब एक हैं तो फिर क्या करोगे, बीच में कॉमा लगा दोगे। और यही अगर इस तरीके से आ रहा है कि Cu सॉलिड है और इधर Cu+2 एक्वस है, तब क्या करेंगे, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स के क्वेश्चन है, पहले उनको देखते हैं। देखो ये सामने, ठीक दिख रहा होगा ना, चमक तो नहीं रहा। 3.5 पहले देखो, उसके बाद हम 3.4 की भी बात करेंगे। क्या लिखा है सामने देखो, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। और एक रिएक्शन आपको दी गई है, रिएक्शन क्या दी गई है उसको देखो। रिएक्शन आपको दिया गया है Na किस फॉर्म में है, सॉलिड। ठीक है, इन्होंने सेल के फॉर्म में नहीं दिया, हमें रिएक्शन दे दी सेल रिएक्शन लिख करके, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.02 m। ये प्रोडक्ट की तरफ क्या जा रहा है, Na+2, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.160 m मोलैरिटी दी गई है, और उसके बाद में क्या लिख रखा है, +2 Ag, और Ag किसमें है, सॉलिड, ये है सामने। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, देखो जब आपको सेल दिया जाएगा तब तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट करेंगे कैथोड माइनस एनोड से उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद में हम सेल रिएक्शन बना करके करेंगे। यहाँ थोड़ा आसान किया गया, क्या करा है इन्होंने, E0 सेल हमें ऑलरेडी दे दिया, कितना दिया, 1.05 वोल्ट। अब यहाँ पर हम नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या होती थी नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो है। तो अब क्या करेंगे आप देखो, ई सेल आपको निकालना है, E0 सेल गिवन है कितना है, 1.05 वोल्ट दिया गया, माइनस 0.0591 अपॉन n। अब इस रिएक्शन में देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 है, यहाँ पर चार्ज कितना है, 0, तो 0 से +2 में ही तो जा रहा है, या इधर देखो +1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, इधर का चार्ज कितना है, 0, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड पर क्या क्या दिया गया है, निकल दिया गया, और उसके साथ साथ क्या दिया गया, सिल्वर। लेकिन सिल्वर कैसा है, सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ आपको एक्वस वाला लेना है। यहाँ लिखना है Na+2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई, इधर निकल ये सॉलिड दिया गया, इसको हटा देंगे कि कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag+, लेकिन इसका जो स्टैइकियोमेट्री है वो कितनी है, तो वो रेस टू कहाँ जाएगी, पावर। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, E इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, निकल का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.160, और Ag का वैल्यू कितना दिया गया है,
0.002 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और वो निकल करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट, यहाँ तक कोई समस्या और बताओ? एक बार फिर से देख लो कैसे बताया मैंने। ई सेल दिया गया था तो रिएक्शन के लिए सीधा नर्स इक्वेशन अप्लाई किया और पूरी वैल्यू रख दी। इसमें एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ध्यान इस बात का रहे कि जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, रेज टू पावर रहेगा। कोई दिक्कत? चलो अच्छा देखो, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ, रुकना जरा सा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जेड एन प्लस 2 और इसकी वैल्यू दी गई 0.01 एम। ठीक, सॉल्ट ब्रिज बीच में लगा दिया, सेल के फॉर्म में दिया गया और यहाँ Cu+2 और इसकी वैल्यू दी गई 0.1 एम और कॉपर, ये है सॉलिड। ठीक है, ये जिंक इधर सॉलिड है। यहाँ पर वैल्यूज जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। Zn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, ये तुम्हें याद नहीं रखना, -0.76 और कॉपर का जो वैल्यू दिया गया है वो +0.34, ये दिए गए। कोई दिक्कत? अब बोला गया कि इसका ई सेल निकालिए। ई नॉट नहीं पूछ रहा, क्या निकालना, ई सेल। तो ई सेल निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और नर्स इक्वेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालें। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेल रिएक्शन। हमेशा सेल रिएक्शन बना के अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर डायरेक्ट कर रहे कैथोड माइनस एनोड तो फिर दिक्कत आती है कि कभी कभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का याद नहीं रहता। तो वो शॉर्ट तरीका है कैथोड माइनस एनोड से करने का। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, सेल रिएक्शन बना के करो। कैसे सेल रिएक्शन बनाई जाएगी, देखो ये Zn 0 से किस में जा रहा है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप Zn दिस चेंज इनटू Zn+2 और कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आया, 2। फिर ये देखो क्या हो रहा है, कॉपर Cu+2 से किस में जा रहा है, Cu में, तो यहाँ लिखिएगा Cu+2 दिस चेंज इनटू Cu, कितने का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो वैल्यू दिया गया ये +2 से 0 में दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में किस में जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +0.76। और इधर देखो ये +2 से 0 जा रहा है तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, नेगेटिव क्यों रहेगी बेटा, ये पॉजिटिव ही रहेगी, बिकॉज +2 से 0, यहाँ भी क्या दिया है, +2 से 0। तो ये जो ये सम, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, Zn Cu+2, ये जो Zn सॉलिड है इसका कंसंट्रेशन दिया गया है वो बाद में लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, Zn+2 और प्लस Cu, और इसको पूरा हम ऐड करेंगे और ऐड करने पर ये आएगा +1.10 वोल्ट। ये आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ईएमएफ भी बोलते हैं। और इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है, सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। यहाँ पर ये दोनों कैसे दिए गए, सॉलिड, और इनका कंसंट्रेशन गिवन। इसका कंसंट्रेशन था 0.1 और इसका कितना दिया गया, 0.01 एम। कोई दिक्कत? अब हम अप्लाई करेंगे क्या, नर्स इक्वेशन। ठीक, तो लगाओ यहाँ पर E इज इक्वल टू, ई नॉट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, +1.10 माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। किसी एक रिएक्शन बैलेंस में देख लेना है। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की तरफ कौन कौन रहेगा, सॉलिड है ये तो हट ही जाएगा, कॉपर क्या रहेगा, Zn। स्टोइकियोमेट्री कुछ है नहीं तो ये रहेगा 0.01 और कॉपर का कितना है, 0.1, क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो होगा वो आंसर यहाँ पर आएगा। ये कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, log 1/10 आएगा। log 1/10 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू पावर -1। और एक एक यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है आपको, log m की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log n। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बस log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये n पहले आ जाएगा, -1 प्लस कर देगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अच्छा एक चीज देखो, एक क्वेश्चन था अभी पीछे ये वाला, इसको कैसे करोगे? 3.4 दिख रहा है, ये क्या लिखा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विथ अ सॉल्यूशन हुज pH इज इक्वल टू 10। कैसे करोगे इसको, नहीं पता? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ध्यान से सुनना जरा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इधर दिख रहा था ना, सही तो है वाइट, उसमें दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छा चलो कोई नहीं, इधर देखो, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, सुनो जरा सा, रुक जाओ, मैं इस पे वापस आ जाऊंगा। इधर देखो, जब भी कभी pH दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में pH इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया जाए तो उसको कैसे करना है देखो। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये समझ रहे हो ना, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, उसमें टेम्परेचर प्रेशर कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड लिखा है तो उसमें, समझ रहे, ई को सी में कैसे कन्वर्ट करोगे? सी का मतलब स्टैंडर्ड, ही बेचारा है ऐसे ही, सी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब इस वाले में टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये सारा टर्म कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ ये कितना रहेगा 298, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, 1 बार लिख लो, और कंसंट्रेशन कितना रहेगा 1। लेकिन इधर वाले में कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। अब जरा सुनो एक बात, देखो एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि रेफरेंस के तौर पे लिया गया, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। ठीक है ना, क्या किया जाता है देखो इसमें, देखो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड का भी काम कर सकता है और एनोड का भी काम कर सकता है। तो एक एक टर्म पहले से देखो, जब ये कैथोड का काम करेगा, कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं पिछली क्लास में समझाया भी था, फिर से एक बार देख लो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, इसके अंदर प्लैटिनम पड़ा होता है, कोटेड रहता है, ये ब्लैक होता है, और इस पे यहाँ पर क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, और कितना प्रेशर रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे पास किया जाएगा। हाइड्रो जो यहाँ पर प्लैटिनम है वो इसलिए लिया जाता है कि प्लैटिनम क्या करता है, प्लैटिनम के दो काम होते हैं, एक तो ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्व कर लेगा। अब सरफेस केमिस्ट्री हट ही गया 12th से, जैसे सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया जाता तो वहाँ बताया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस के बारे में। तो प्लैटिनम बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि उसकी जो उसकी जो सरफेस है उस पर फ्री वैलेंसी होती है। दूसरी चीज क्या है कि प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट का मतलब जिसको रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले आना और ले जाना, यही काम होता है। ये पार्टिसिपेट नहीं करता। प्लैटिनम कैसा इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर हम मान लीजिए यहाँ जिंक ले लें तो जिंक पार्टिसिपेट करने लगेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर कौन सा लिया गया है, प्लैटिनम। दो काम कौन कौन से, तो इनर्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन को ले जाना और ले आना। और दूसरी चीज क्या है, एब्जॉर्बर का काम करता है। और इसके अंदर क्या भर लिया जाता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो यहाँ पर जो HCl लिया जाता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1। अब देखो ये वायर है, कैथोड का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मुझे ध्यान से बताना जरा, जब इससे इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, भाई लॉस कर रहा है ना, तो क्या करेगा भैया, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उल्टा बोल रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड है। कैथोड का मतलब किसका, रिडक्शन का काम करेगा। जब गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करने का मीनिंग क्या है, देखो जरा सा, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर चार्ज कैसा आने लगेगा, नेगेटिव। ये गेन कर रहा है ना, जब नेगेटिव चार्ज आने लगेगा तो ये H+ है, ये H+ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ का रिएक्शन कैसे आएगा, यहाँ प्रेस आपने हाइड्रोजन लिया, प्रेशर कितना दिया था, 1 एटमॉस्फेयर।
कैथोड का मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये H प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, और गेन करके क्या कर रहा है, ये H2 है ना, और यहाँ बैलेंस करेंगे तो हाफ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसके लिए जरा नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, क्या फॉर्मूला, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग एन की वैल्यू यहाँ सीधी लगे तो होशियार हो गए तुम लोग। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ, अरे ये कितनी दिखी, 1, लॉग प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या लेना अपने, प्रेशर, यहाँ लिख देना पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी पावर कितनी रहेगी, 1/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो E इज इक्वल टू, चूंकि इसका ई नॉट कैसा होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिक्स होता है, 0 होता है, माइनस 0.0591 लॉग प्रेशर आपने कितना ले रखा है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस आयन, क्योंकि हमें पीएच के टर्म में अगर क्वेश्चन दिया जा रहा तब। अब देखो जरा सा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, पढ़ा है। तो ये बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग पॉजिटिव में अगर लिखना चाहें तो 1 अपॉन H प्लस आयन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये देखो लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पीएच। तब ये क्या निकल के आएगा, सीधा देखो E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 पीएच, वो तो हट ही जाएगा, यहाँ सीधा निकल के क्या आ जाएगा, पीएच। ये माइनस, ये किसके लिए फॉर्मूला आया, जब वो कैथोड के लिए वर्क करेगा तब। अगर यही टर्म एनोड के लिए होता तो एनोड वाले में देखो, इधर इधर थोड़ा समझ लेना, बस दोनों चीजें यहीं पे बताए दे रहे। अगर मान लो ये एनोड होता, किसकी तरह वर्क कर रहा होता, तो एनोड में क्या करता, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनोड में क्या करता, ऑक्सीडेशन होता, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता तो ये रिएक्शन कैसा आ जाता, रिवर्स आ जाता है ना। और यहां पर जब हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, तो ई नॉट तो इसका 0 रहेगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लॉग, अब क्या आएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट का मतलब H प्लस आयन, और अपॉन रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी पावर 1/2। तो ये वैल्यू कितनी दी गई है, 1, क्योंकि हमें पीएच के टर्म में क्वेश्चन दे रहा है तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा, माइनस 0.0591, ठीक, और इधर पे क्या लिख देंगे, लॉग H प्लस आयन, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है। अब बताओ पीएच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, माइनस लॉग H प्लस आयन, यही तो पढ़ा। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन हमारे सामने आ रहा है, E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें देखो इतने की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसमें पीएच करा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0.0591, और यहाँ पे क्या आएगा पीएच, क्योंकि माइनस हट चुका है, तब ये टर्म आएगा। अब क्वेश्चन में अगर वो तुमसे कैथोड एनोड देख रहा ही नहीं रहा कि वो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है या एनोड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि वहाँ रिएक्शन के बारे में तो पूछ नहीं रहा कि स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, भाई तब मेजर करता कि माइनस आ रहा साइन की पॉजिटिव आ रहा, वो तो तुमसे सीधा पूछ रहा है इलेक्ट्रोपोटेंशियल बता दो कैसे क्या। अगर कैथोड एनोड नहीं दे रहा तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर वो क्वेश्चन जो अभी दिया गया तो उसमें क्या लिख रखा था, इलेक्ट्रोपोटेंशियल बताओ, जब पीएच कितना दिया गया, 10, तो आप क्या करोगे, आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जब पीएच 10 दिया गया है तो E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0.0591, और पीएच 10 दिया गया तो सीधा यहाँ 10 वैल्यू रख देंगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के कितना आ जाएगा, 0.591, ये सीधा आंसर आएगा। बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन जो है, देखो ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप सीधा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे बताओ, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई रखोगे, E इज इक्वल टू 0.0591 और इनटू क्या रखो, पीएच, बस इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे, सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ गए, ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें देखो साफ साफ लिख रखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच वैल्यू इज 10, पर उसने ये तो कहा नहीं ना कि कैथोड है कि एनोड है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देना।
अगर वो कैथोड और एनोड स्पेसिफिक दे तो फिर आप निगेटिव, जब वो कैथोड देगा तो फिर निगेटिव में आंसर आ जाएगा, और अगर कैथोड एनोड नहीं दे रहा तो फिर पॉजिटिव वाला आंसर रखना है हमको, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि वो कहाँ चला गया, पॉजिटिव वाला रखना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल पॉजिटिव में लेके चलना फिर। क्लियर, बात समझ गए इतनी? ये सीधा फॉर्मूला याद रखोगे। अब नीचे वाला देखो, ये क्वेश्चन क्या लिख रखा है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, वैल्यू दी गई है, तुमसे क्या पूछ रहा है, गिब्स एनर्जी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जरा देखो इधर सुनो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी, है ना। देखो इधर सुनो, सबसे पहले तो आपको एक बात बताएं हम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझना जरा सा। देखो इक्विलिब्रियम में जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू 0 रहती है। कितनी रहती है? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तब डेल्टा जी की वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तो पढ़ा। यहाँ पर आपने लिख लिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, E इज इक्वल टू डेल्टा जी कितना दे रखे हो, तो E इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पड़ा, माइनस एन ई एफ। अगर ये चीज 0 है तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी कितना आ जाएगा, 0। तो जब यहाँ 0 रख देंगे हम, इसको हम पूरा लिख देते हैं, जब 0 लिखोगे तो ये क्या निकल के आएगा, 0.0591 अपॉन एन लॉग, इसे हम केसी लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको 0 लिख लिया, यानी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। माइनस वाला इधर लाओगे तब ये क्या निकल के आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। अब समझ गए? तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो केसी निकालना पड़ा करेगा, और जब केसी निकाल लोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब डेल्टा जी के लिए एक तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा है, तो जब वो केसी दे दे तो डायरेक्ट यहाँ से क्या निकाल लो, ई नॉट, और ई नॉट निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के सीधा डेल्टा जी निकाल लेंगे, ठीक है ना। और अगर ये नहीं आता है तो फिर हमको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, कौन सा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है, क्या था, प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, यही तो था। ये रिलेशन पहले पीछे पढ़ के आए हम लोग। अच्छा एक बात बताओ इस वाले में क्या करना है आपने, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम मान के चल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम मान के चलोगे तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब लॉग क्यू की जगह पे क्या रख लेंगे हम, लॉग के सी, ये तो रखेंगे। अब क्या करना है, डेल्टा जी की जगह पे 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग, तब आप ये रिलेशन एक याद रखेंगे। क्लियर। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, और केसी पूछा जाए, इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया जाए तो फिर वो वाला रखेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो ये सामने, तो इसमें आपको ई नॉट सेल दिया है, इन्होंने दिया है ना, और क्या पूछ रहा है, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, देखो एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और कौन सी वाली, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछ रहा है। तो फिर आओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर से निकल आएगा क्योंकि ई नॉट दिया गया, और गिब्स एनर्जी यहाँ से निकल आएगी। कर दें इस क्वेश्चन, कर पाओगे, देखो इधर कैसे करेंगे, देखो कैसे करोगे, कहाँ चला गया, ये रहा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी। क्लियर। ई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.236, 0.0591, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर देखो 2 Fe+3 है, यानी 6 हो गया चार्ज, इधर कितना हो रहा है 4, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का।
तो ये 2 हो गई और log ऑफ केस। क्लियर? तो यहाँ से देखो log KC इज इक्वल टू, ये आएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये रहेगा ना, डिवाइड बाई 0.0591। इसको सॉल्व करना जरा।